क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सुधारने का एक मौका मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही नर्ड लड़के की है जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसने सब कुछ खत्म करने की सोच ली थी, लेकिन फिर अचानक सा बदल गया और वो अपनी कोल्ड क्रश का दिल जीतने में कामयाब रहा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक जवान हाई स्कूल लड़की अपनी असफल आत्महत्या की कोशिश के बाद हॉस्पिटल में हंगामा कर रही थी, लेकिन सहानुभूति दिखाने के बजाय डॉक्टर ओयो योंग ने उसे बेदर्दी से कहा कि अगली बार वो रस्सी की जगह स्किपिंग रोप इस्तेमाल करे, क्योंकि राफिया स्ट्रिंग से ये सब तो कभी काम नहीं करने वाला। फिर भी अपने इस ठंडे मिजाज के पीछे भी क्योंगी चिंतित था। उसने आखिरकार उसे एक सलाह दी। ये वही सलाह थी जो कभी उसे किसी पुराने जानने वाले ने दी थी, अपने लिए एक दुश्मन ढूंढो। शायद किसी से लड़ने का इरादा ही आपको जीने की एक वजह दे सकता है। ये सलाह क्योंगी को उसकी पहली मोहब्बत से मिली थी, जब वो महज 18 साल का था। क्योंगी को पहली नजर में ही पता चल गया था कि खूबसूरत चेहरे वाली हान नबी, जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट थी, वो कोई आम लड़की नहीं थी। लेकिन फिर क्योंगी भी तो आम नहीं था। अपने अजीब अपीयरेंस और पढ़ाई के अलावा हर चीज को नजरअंदाज करने की वजह से वो कहीं भी ब्लेंड नहीं हो पाता था। कमजोर माने जाने के कारण स्कूल बुलीज क्योंगी को निशाना बनाते थे और उससे अपने छोटे मोटे काम करवाते थे। फिर भी उसने खुद को यकीन दिला दिया था कि ये तो एक तरह की एक्सरसाइज है, घंटों बैठकर पढ़ने के बाद स्टेमिना बनाने का एक तरीका। हर क्रूर हरकत, हर अपमान, क्योंगी ने हर चीज को किसी न किसी पॉजिटिव चीज में बदलने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है ये सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन था। सच तो ये था कि वो अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लगातार का ये टॉर्चर और अकेलापन, सब कुछ हद से ज्यादा हो गया था, और इसलिए क्योंगी ने एक फैसला किया, वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। ठीक उसी पल नभी ने शांति से वो सुसाइड नोट पढ़ा जो क्योंगी छोड़ गया था। शर्मिंदा और जिंदा होने के एहसास के साथ क्योंगी बस देखता रहा जब नभी ने उसे ऐसे पढ़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे कंफर्ट देने के बजाय नभी ने बस एक ठंडा सुझाव दिया, स्किपिंग रोप यूज करना, वो टूटेगी नहीं। फिर क्योंगी को अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ, लेकिन हर दिन बुलिंग और भी बुरी और अपमानजनक होती गई, और धीरे धीरे वो बुरे ख्याल फिर से आने लगे। अपने ऐसे ही एक सबसे बुरे पल में क्योंगी फिर से नभी के सामने था। इस बार नभी ने दया दिखाकर उसे नहीं रोका, उसने कड़वी सच्चाई से रोका। तुम एक कायर हो, उसने कहा, पर तुम किस्मत वाले हो। दुश्मन का होना एक ब्लेसिंग है, क्योंकि ये तुम्हें उठ खड़े होने, जीने के लिए एक मकसद दे सकता है। ये शब्द क्योंगी को बहुत चुभे। गुस्से और निराशा में क्योंगी ने अपनी भड़ास निकाल दी। उसका डर, उसका दर्द, उसका रोज का टॉर्चर, ये वो सब था जो नभी जैसी लड़की कभी नहीं समझ सकती थी। लेकिन उसके गुस्से ने नभी को दूर नहीं किया, बल्कि उसे छू लिया। और इसलिए नभी ने उन बुलीज को वहीं से वापस वार करने का फैसला किया जहां उनका प्राइड सबसे ज्यादा हर्ट हो सके। क्योंगी उसके पीछे चल रहा था और नभी सीधे ग्रुप के लीडर कीहो के पास गई, और उसने आगे जो किया उससे सब हैरान रह गए। उसने कीहो को सबके सामने मजाक का पात्र बना दिया और बाकी छात्र हंसना बंद नहीं कर पा रहे थे। नभी ने क्योंगी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर भागने लगी। उस गुजरते पल में क्योंगी के अंदर कुछ हलचल हुई, कुछ अनजाना, कुछ गरम सा। उस दिन के बाद से जब भी क्योंगी नभी को देखता, वो चाहता कि वक्त थम जाए, लेकिन जाहिर है समय कभी नहीं रुकता, और बुलिंग भी नहीं रुकी। अगर कुछ हुआ तो वो और भी बुरी हो गई। इस बार नभी भी उसमें खींची चली आई थी, और आखिरकार नभी का सब्र भी जवाब दे गया। निराश होकर उसने क्योंगी से कहा कि अगर वो भागता रहा तो हमेशा एक कायर ही बना रहेगा। 3 दिन बाद पूरा स्कूल शौक में था। नभी ने अपनी जान ले ली थी और क्योंग बस चुपचाप रोता रह गया था, गुस्सा, दिल टूटा हुआ और कंफ्यूज्ड। जिस लड़की ने उसे जीने को कहा था, उसने खुद मरना क्यों चुना? अब प्रेजेंट में क्योंगी अभी भी नभी को भूल नहीं पाया था। हालांकि वो खुद से ये कहता था कि ये बस गिल्ट है, एक ऐसा फ्लीटिंग थॉट जो आता जाता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि बात इतनी आसान नहीं थी। सुल्की को हमेशा की तरह उसे चिढ़ाने में मजा आता था, लेकिन सारे मजाकों के पीछे सुल्की भी अपना एक बोझ लेकर चल रहा था, क्योंकि उन दिनों वो सिर्फ एक क्लासमेट नहीं था। क्योंगी को निशाना बनाने की एक वजह वो भी था। बुलिंग सुल्की से ही शुरू हुई थी, और इस बात के लिए क्योंगी उसे कभी माफ नहीं कर सका। क्योंगी के लिए सुल्की ही उस पूरी गड़बड़ी की जड़ थी जो उसकी जिंदगी में 18 साल की उम्र में हुई थी। सुल्की, जिसकी अब क्योंगी की बड़ी बहन से शादी हो चुकी थी, सिर्फ एक ही तरीके से भरपाई कर सकता था, प्रेजेंट में अपने ब्रदर इन लॉ का ख्याल रखकर। पर यह आसान नहीं था, खासकर तब जब उसे बार बार नभी के बारे में वही पुरानी शराब की नशे वाली कहानियां सुननी पड़ती थी। सिर्फ सुल्की ही नहीं, क्योंग की बहन ईदो भी ये सब सुनकर थक चुकी थी। दोनों का एक ही मानना था, नभी की मौत क्योंगी की गलती नहीं थी, उसने बस वन साइडेड लव का अनुभव किया था।
फिर भी किसी वजह से वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। कोई नहीं समझता था कि उस लड़की की याद उसे क्यों चिपकी हुई थी। क्या यही एक चीज थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी, या यही चीज उसे धीरे धीरे खत्म कर रही थी? ऐसे पलों में क्योंगी सिर्फ नबी के पिता से मिलने जा पाता था, और हर बार वो खुद से यही पूछता था कि एक आदमी अपनी बेटी को खोने के बाद इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ सकता है। क्योंग बार बार वही सवाल पूछता रहा। नबी ने मरना क्यों चुना और उसे जीने को क्यों कहा? वो थक चुका था ऐसे जवाबों का पीछा करते करते जो कभी नहीं मिलेंगे। वो गिल्ट और गम में डूबा हुआ था। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था वो सिर्फ उसकी मौत नहीं थी, बल्कि वो शब्द थे जो वो कभी कह नहीं पाया था। तभी उसकी नजर नबी की डायरी पर पड़ी। उसने हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे पढ़ने की हिम्मत जुटाई, मगर वो पढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसने एक ऐसी लड़की के शब्द देखे जो निराशा में गुहार लगा रही थी, उम्मीद कर रही थी किसी से उसे बचाने की भीख। बाद में जब एक रिकॉर्डर से पुराना गाना बज रहा था तो रेडियो होस्ट की आवाज आई जो धीरे से बोल रहा था, ये गाना टाइम ट्रैवल के बारे में है। हर किसी को पछतावा होता है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वापस जाएंगे? और तभी उसने उसे देखा। वो नबी थी। एक सेकंड भी सोचे बिना क्योंगी उसके पीछे भागा, उस आकृति का पीछा करते हुए जिसने सालों से उसकी यादों को सताया था। एक सक्रिय और धुंधली हॉलवे में उसके कदम धीमे हो गए। आखिर में सिर्फ एक दरवाजा चमक रहा था जिस पर एक अकेली रोशनी पड़ रही थी, और धड़कते दिल के साथ उसने उसे खोला और एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी वाली जगह में कदम रखा। इसके बाद अगले ही पल ग्योंगी की सुबह यी दो के चिल्लाने से शुरू हुई। लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। यी दो उसकी घर में क्या कर रही थी, और वो उतनी छोटी क्यों लग रही थी? उससे और भी अजीब बातें दिखने लगी, जैसे कि उसका कमरा कितना बदला हुआ लग रहा था। और फिर सबसे बड़ा झटका था उसकी अपनी शक्ल। वो वापस अपनी पुरानी नर्डी शक्ल में आ गया था। ग्योंगी ये सब समझने की कोशिश में हैरान रह गया। आखिरकार उसे पता चला कि वो साल 2007 में था। उसकी पुरानी यादों ने भी यही बताया। ये कोई सपना नहीं था, सब कुछ बिल्कुल असल लग रहा था। लेकिन फिर भी इस सब का कोई मतलब नहीं बन रहा था। एक पागलपन भरा सपना ही एक वजह थी जिसे ग्योंगी मान सकता था। लेकिन जैसे ही उसने नबी को अपने सामने देखा, उसने दिल में चाहा कि काश ये सब सच हो। हालांकि ग्योंगी का अजीब बर्ताव नबी को बहुत डरा गया। उसे लगा कि ये उसे परेशान करने जैसा है। उसने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि वो कोई गंदा इंसान है। लेकिन ग्योंगी ने जवाब दिया और उस पर चिल्लाया कि उसने ही तो इतने समय से उसका दिमाग खराब कर रखा था। भले ही माहौल अजीब था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो वही नबी थी जिसे वो बहुत याद करता था। जाहिर है उन अजीब बातों की सजा में उसे नबी के गुस्से भरे मुक्के मिले। और तभी क्योंगी को आखिरकार समझ आया कि ये सपना नहीं है, क्योंकि नबी के मुक्कों से बहुत दर्द हुआ। ग्योंगी सचमुच वापस आ गया था अपनी नर्डी शक्ल के साथ। उसने खुशी से सुल्की को हेलो कहा, लेकिन सुल्की जो साफ दिख रहा था असहज है, उससे दूर हट गया। वो ग्योंगी के इतना करीब देखे जाने से घबरा रहा था। ग्योंगी की नजरें हालांकि नबी पर ही टिकी रहीं, और बिल्कुल पुराने दिनों की तरह उसने फिर से उसे बेवकूफ कहा। लेकिन एक चीज थी जो ग्योंगी भूल गया था। कीहो और उसके साथी जो स्कूल में सबको तंग करते थे। अपने अब बड़े हो चुके दिमाग से ग्योंगी अब उनसे नहीं डरता था। उसने कीहो से कहा कि वो अपना होमवर्क खुद करे और उसकी नजरों से दूर हो जाए। जब टीचर क्लास में आए तो तनाव कम हुआ, और जैसे ही क्लास शांत हुई ग्योंगी का दिमाग भटकने लगा। उसने सोचा कि शायद नबी ही वो वजह है जिसकी वजह से उसे वक्त में पीछे भेजा गया था। आज से ठीक 6 दिन बाद वो दिन आने वाला था जब नबी की मौत होगी। उसने ठान लिया था वो उसे बचाएगा और उसकी किस्मत बदल देगा। लेकिन पहले उसे ये समझना जरूरी था कि उसने खुद को मारने का फैसला क्यों किया था। उसे नबी के पिता से ये ना कह पाने का अफसोस था, जिन्होंने सिर्फ खुद को दोषी ठहराया था। तभी उसे याद आया, आज वही दिन था जब उसने भी एक बार खुद को मारने की योजना बनाई थी। इस बीच नबी को क्लास में सो जाने के लिए फिर से डांट पड़ी। टीचर ने उसे बहुत डांटा, कहा कि उसकी जिंदगी में कोई सपने या लक्ष्य नहीं होंगे। ग्योंगी बिना झिझके खड़ा हो गया और नबी की तरफ से बोला। उसने कहा कि अगर बच्चे सो रहे हैं तो शायद गलती टीचर की उबाऊ पढ़ाई में है। ग्योंगी की इस हिम्मत से सब हैरान रह गए। उसने अभी अभी एक टीचर से अपनी गलती मानने को कहा था। जाहिर है ये नाटकीय पल नबी के एक और मुक्के के साथ खत्म हुआ। सजा के तौर पर दोनों को स्कूल के बाद रुकना पड़ा। हालांकि सिर्फ ग्योंगी ने ही काम किया। जब वे अकेले थे, नबी ने अपनी राय दी। उसे लगा कि ग्योंगी ने ये सब सिर्फ उसे प्रभावित करने के लिए किया। उसके लिए ये एक रिश्वत थी ताकि वो सुबह उसे परेशान करने की शिकायत ना करे। ग्योंगी उसकी जबरदस्त कल्पना पर हंसे बिना नहीं रह सका, लेकिन अंदर ही अंदर उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या सोचती है। वो बस उसे बचाना चाहता था।
और अगर इसका मतलब था वो सब करना जो वो कहे तो वो तैयार था। नबी की पहली मांग थी कि ग्योंगी उससे कम से कम 3 कदम दूर रहे। ग्योंगी ने समझाने की कोशिश की कि सुबह जो हुआ वो एक बड़ी गलतफहमी थी जिसे वो ठीक से बता भी नहीं सकता था। ठीक तभी सुल्की आ गया, हमेशा की तरह नातिकी अंदाज में। ये सुनकर शौक में था कि ग्योंगी ने कभी खुद को मारने की योजना बनाई थी। सुल्की ने तो यहां तक कह दिया कि वो उनकी छुपी हुई दोस्ती सबको बता देगा। ग्योंगी ने जल्दी से अपनी बात सही करने की कोशिश की। उसे डर था कि नबी उनके बारे में कुछ गलत न समझ ले। इस बीच सुल्की का ग्योंगी से दूर रहने का कोई इरादा नहीं था। उस दिन की शुरुआत में कीहो और उसके साथियों ने ग्योंगी का बैग छाना था, उसका होमवर्क ढूंढने के लिए। इसी दौरान कोई और चीज बाहर गिर गई थी, एक चिट्ठी, ग्योंगी की खुदकुशी का नोट। उस दिल तोड़ देने वाली चिट्ठी को सुल्की ने उठाया था, फिर भी वो हिचकिचा रहा था, ग्योंगी के इतना करीब देखे जाने से डर रहा था। स्कूल के बाद ग्योंगी को कुछ याद आया। जो चीजें उसके साथ समय में वापस आई थीं, उनमें नबी की डायरी भी थी। वो बिना हर पन्ना पढ़े नहीं रह सका। एक नाम बार बार आ रहा था, गानुक, वो आदमी जिसके बारे में नबी ने सबसे ज्यादा लिखा था। जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, डायरी के पन्नों पर लिखी बातें अचानक से उसकी आंखों के सामने से गायब होने लगी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ठीक उसी वक्त नबी उसके बारे में एक नई एंट्री लिख रही थी। अपनी ताज़ा बातों में उसने ग्योंगी को चालाक कहा और कहा कि उसे उससे दूर रहने की जरूरत है। इस छोटे से बदलाव ने ग्योंगी को चिंतित कर दिया। क्या होगा अगर इसका असर उसके आने वाले कल पर पड़े? क्या होगा अगर वो अब डॉक्टर नहीं बन पाएगा? लेकिन तुरंत उसने खुद को याद दिलाया कि नबी की सुरक्षा पहले आती है। अगले दिन ग्योंगी ने आखिरकार अपनी शक्ल बदल ली, लेकिन नबी इंप्रेस नहीं दिखी। उसने बस उसे फिर से 3 कदम दूर रहने की याद दिलाई। फिर भी ग्योंग बस उसे बचाने के बारे में सोच रहा था। उसने सोचना शुरू किया कि क्या गानुक नाम के आदमी का नबी के खुदकुशी के फैसले से कोई लेना देना हो सकता है। उसके नए लुक पर सुल्की ने बहुत जोरदार तरीके से रिएक्ट किया। सुल्की को डर था कि ये नया अच्छा लुक ग्योंगी की कहानी का आखिरी हिस्सा हो सकता है। एक बार फिर जैसे ही कीहो और उसका गैंग आया, सुल्की पीछे हट गया। जैसे कि उम्मीद थी, ग्योंगी के बदले हुए लुक का उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ये उसे उसकी असली जगह याद दिलाने के लिए है। ठीक उनके चिल्लाने के बीच में नबी बीच में आ गई और उनसे वहां लड़ने को बंद करने को कहा। ग्योंगी का नबी को बचाने का ये तरीका किसी की नजर से नहीं बचा। दूसरों को लगा कि उसे उस पर क्रश है। नबी खुद भी थोड़ी हैरान लग रही थी। ग्योंगी अचानक कीहो के सामने इतनी हिम्मत कैसे दिखा रहा था। फिर एक दर्द भरी पुरानी याद ग्योंगी के दिमाग में आई, लेकिन इस बार उसने इसे बदल दिया। उसने कीहो को नया शिकार बना दिया। बदकिस्मती से नबी भी इस झगड़े में फंस गई। ग्योंगी जल्दी से नबी को नर्स के रूम में ले गया और एक डॉक्टर की तरह उसकी स्थिति जांची, लेकिन उसकी चिंता को नबी ने कम करके आंका। उसने कहा कि वो बहुत ज्यादा घबरा रहा है। कीहो और उसके दोस्त अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि ग्योंगी के साथ आखिर हाल ही में क्या हुआ है। उसकी अचानक आई हिम्मत, उसका रवैया, और एक बार फिर कीहो ने उसे स्कूल के बाहर सावधान रहने की चेतावनी दी। बाद में ग्योंगी को पता चला कि नबी अचानक जल्दी घर चली गई थी। वो गानुक नाम के आदमी से मिलने गई थी, लेकिन इस बार गुग बोर होता हुआ दिख रहा था। वो अब और बात नहीं करना चाहता था। वो नबी की उन कोशिशों से थक गया था जहां वो हुई बातों के बारे में अपना दोष मानने की कोशिश कर रही थी। ग्योंगी के लिए अब चीजें समझ में आने लगी थी। शायद गुग ही वो वजह थी जिसकी वजह से नबी ने खुद को मारने का फैसला किया था। लेकिन नबी ने एक बार फिर ग्योंगी से दूर रहने को कहा। उसने जोर देकर कहा कि उसकी जिंदगी में दखल देना उसका काम नहीं है। फिर भी गेनुक के कड़वे शब्दों ने नबी को गुस्सा दिला दिया, पर गेनुक ने उससे और भी बुरा कहा। उसने एक दर्दनाक बात याद दिलाई, तुम्हारी दोस्त डॉन भी मर जाएगी। ये सुनकर ग्योंगी के लिए बहुत ज्यादा था। वो चुप नहीं रह सका, लेकिन गेनुक ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम्हें पता होता कि नबी सच में कौन है तो तुम भी यही करते। ये सुनकर ग्योंगी हैरान रह गया। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। आखिर हुआ क्या था? तभी नबी को अपने अतीत का वो दुखद दिन याद आने लगा। उसने अपनी 2 सबसे अच्छी दोस्तों जैंग और डॉन के साथ एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस दिन एक भयानक हादसा हो गया। उनकी बस में आग लग गई। सबने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जलती बस से सिर्फ नबी को ही बचाया जा सका। उसकी दोनों दोस्त अंदर ही फंसी रह गई। जैंग की उस हादसे में मौत हो गई और डॉन 1 साल से कोमा में पड़ी थी। डॉन के जिंदा रहने की उम्मीद ने ही अब तक नबी को संभाला हुआ था, लेकिन अब गेनुक और यहां तक कि डॉन की अपनी मां भी उसी पर दोष मढ़ रही थी। नबी को पता नहीं था कि ग्योंगी ने यह सब छिपकर सुन लिया था। ग्योंगी ने 1 साल पहले हुए उस बस हादसे के बारे में ऑनलाइन खोजना शुरू किया। तभी उसने देखा कि नबी ने अपनी डायरी फिर से खोली है, लेकिन इस बार वो कुछ लिख नहीं पा रही थी। उसके आंसू ही डायरी के पन्नों पर गिर रहे थे।
क्योंकि समझ गया कि वो सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। वो नबी की आत्महत्या की असली वजह जानना चाहता था ताकि उसे बचा सके। क्योंगी ने नबी को मैसेज करके बस 1 मिनट का वक्त मांगा। नबी मान गई, लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए कि वो उसकी जिंदगी से दूर रहे। लेकिन क्योंगी ने जवाब दिया, नहीं, अब से मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी में दखल देता रहूंगा। उनकी बातचीत जल्दी खत्म हो गई। नबी ने बिना किसी भावना के ठीक 1 मिनट गिनकर बात खत्म कर दी। अगले दिन जब नबी हॉस्पिटल में डॉन से मिलने गई तो वहां गैनुक को देखकर हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि क्योंगी ने ही गैनुक से विनती की थी कि वो नबी का साथ दे। हादसे के बाद पहली बार गैनुक ने कोमा में पड़ी डॉन से मिलने का साहस जुटाया और उसका पसंदीदा गाना गाया। ये देखकर नबी ने क्योंगी को फोन किया। उसने उसे हॉस्पिटल आया देख लिया था, लेकिन क्योंगी के उम्मीद के विपरीत नबी ने उसे डांटने की बजाय थैंक यू कहा। खुशी से भरे क्योंगी ने मजाक में गैनुक को मनाने की कहानी सुनानी शुरू कर दी। लेकिन तभी नबी के पिता वहां आ गए। वे अपनी बेटी के हादसे के लिए खुद को दोषी मानते थे और गुस्से में थे। नबी से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, उस दिन मेरी मौत हो जाती तो अच्छा था। ये सुनकर उसके पिता चले गए। क्योंगी तुरंत नबी के पीछे भागा। उसने उसके घायल पैर की देखभाल की और समझाने की कोशिश की कि उसके पिता उससे नाराज नहीं बल्कि उसका दर्द समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन नबी कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसने फिर से क्योंगी को दूर जाने को कहा। क्योंगी की सलाह पर नबी के पिता ने आखिरकार उसके जन्मदिन पर समय निकाला। नबी को हैरानी हुई जब उसके पिता ने उसे जन्म देने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। उसी दिन शाम को नबी क्योंगी के साथ अपनी दोस्त जैंग की कब्र पर गई। वहां क्योंगी ने हिम्मत जुटाकर कहा कि वह नबी का बॉयफ्रेंड बनने लायक है। जब नबी पलट कर गई तो क्योंगी ने देखा कि उसका फोन बज रहा है। कॉल उठाते ही उसे एक झटका लगा। उसे पता चला कि डॉन की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है। क्योंगी को समझ आ गया यही वो वजह थी जिसने नबी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। लेकिन नबी की खुश और बेफिक्र मुस्कान देखकर वो उसे ये बुरी खबर सुनाने का साहस नहीं जुटा पाया। उसने जानबूझकर नबी का फोन तोड़ दिया और पूरी रात उससे इस बात को छिपाए रखने का फैसला किया। अगले दिन जब नबी डॉन की मौत की खबर सुनकर टूट गई और एक बार फिर हताश होकर छत पर पहुंची तो क्योंगी ने उसे रोक लिया। उसने उसे समझाया कि जिंदगी कितनी मुश्किल क्यों ना हो, उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। आखिरकार उसने सच में उसे बचा लिया था और ऐसा करके उसने अपनी खुद की जिंदगी को भी एक नया मकसद दे दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।